सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ही मुस्लिम देश है, फिर भी एक दूसरे से दुश्मनी क्यों है? पहले तो ईरान और यूएस दोस्त हुआ करते थे, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए? आखिर मिडिल ईस्ट में इतना पावर स्ट्रगल क्यों चल रहा है? 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस वॉर के चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया है, जिससे उसी का फाइनेंशियल और पॉलिटिकल लॉस हो रहा है। फिर भी आखिर क्यों ईरान ये वॉर लड़ रहा है? देखिए, इंडियन मुस्लिम, ईरान मुस्लिम, अरब मुस्लिम ये सारे सेम नहीं होते। इनमें भी दो कैटेगरीज होती है, शिया और सुन्नी। तो हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद कौन अगला खलीफा बनेगा, इसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद के फ्रेंड हज़रत अबू बकर को खलीफा मानने वाले सुन्नी मुस्लिम कहलाने लगे और हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद हज़रत अली को खलीफा मानने वाले शिया मुस्लिम कहलाने लगे। देखिए, पूरे वर्ल्ड में 87 to 90% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन सुन्नी है। जो 10 to 13% शिया मुस्लिम्स है वो ईरान, इराक और यमन में रहते हैं। तो इस कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंस के चलते सऊदी और ईरान में नहीं बनती। देखिए, ये है ईरान और इसके साइड में यहाँ है सऊदी, और यहाँ जो ये पतली सी कनाल है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से पूरे वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई होता है। तो ईरान के स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिक लोकेशन एंड उसके नेचुरल रिसोर्सेज के चलते वो हमेशा सुपर पावर जैसे कि ब्रिटिश और रशिया के मद्देनजर रही है। इन्हीं रीजंस के चलते ईयर 1804 में रशिया एंड ईयर 1834 में ब्रिटिशर्स ने ईरान पर अटैक कर दिया और ईरान के नॉर्थ और साउथ के हिस्से में कब्जा कर लिया, और दोनों ही बिना लड़े अपना हिस्सा निकाल रहे थे। देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से सारा बवाल शुरू हुआ था, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। तो ईयर 1901 में यूके से विलियम डे आर्की नाम का एक बंदा ईरान में आता है और सीक्रेटली राजा के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है। एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि वो अगले 60 सालों तक ईरान में तेल की खुदाई करेगा। अगर तेल निकलता है तो उसमें से 16% प्रॉफिट ईरान को मिलेगा। विलियम डे आर्की ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी इस नाम से एक कंपनी शुरू किया एंड ईयर 1908 में रियल जैकपॉट हाथ में लगता है, ऑयल। एग्रीमेंट के मुताबिक ईरान को अपना 16% मिल रहा था, लेकिन ईरान की जनता इससे खुश नहीं थी। उनका कहना ये था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस पे फॉरेनर्स का कोई हक नहीं है। इसी के चलते धीरे धीरे लोग राजा के खिलाफ चले गए। फिर लोगों ने राजा के खिलाफ जाके इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली बनाई, जिसे बाद में मजलिस कहा गया। उस टाइम पर मजलिस ही ईरान के सारे मेजर डिसीजंस लिया करती थी। राजा 11 सालों तक बस एक पपेट किंग बना रहा, और इन्हीं 11 सालों के बीच वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था, जिसके चलते रशिया ने ईरान के नॉर्थ वाले हिस्से को छोड़ दिया था। अब वर्ल्ड वॉर 2 में होती है यूएस की एंट्री। तो वर्ल्ड वॉर 2 में ईरान ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया था कि वो एक न्यूट्रल कंट्री है, बट उसने सीक्रेटली जर्मनी के साथ अपनी बातचीत शुरू कर दी। अब अगर जर्मनी ईरान पे कंट्रोल ले लेता तो उसे वर्ल्ड इकोनॉमी के 2 मेजर गेट्स पे कंट्रोल मिल जाता। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से पूरे वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई होता है, और दूसरा पर्शियन कॉरिडोर, जहाँ से यूएसएसआर का एम्यूनेशन और सारा फूड सप्लाई होता है। तो इससे यूएस, रशिया और यूके इनडायरेक्टली वॉर हार जाती। तो इसी के चलते ईयर 1941 में रशिया डायरेक्टली ईरान पर अटैक कर देता है। देखिए, यूएस इस अटैक में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। इसी चीज़ का फ़ायदा यूएस ने उठाया और यूएन में रशिया के खिलाफ एक कंप्लेंट कर दी कि रशिया ने इलीगली ईरान पर कब्जा किया। इस कंप्लेंट के चलते रशिया को यूएन से निकाल दिया गया। वॉर और रशिया के अटैक के चलते ईरान में भुखमरी और इन्फ्लेशन 400 गुना बढ़ गई। यहीं पर यूएस को ईरान में घुसने का मौका मिलता है। यूएस ईरान के साथ दोस्ती कर लेता है और उसे $400 मिलियन का एड देता है। बदले में यूएस कंपनीज ईरान के 50% ऑयल रिजर्व्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब ईयर 1951 और 1979 के बीच में आता है मेन टर्निंग पॉइंट। अब जैसे जैसे ईरान की कंडीशन बेहतर होती गई, ईरान के लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यूएसए ने ईरान के 50% ऑयल पर कब्जा कर लिया था। इसी चीज़ के चलते ईरान के पीएम ने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया और यूएस के खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए। फिर यूएसए ने सीआईए का यूज़ करके पीएम को हटा दिया और अपना पपेट किंग बिठाया। इसी टाइम पीरियड में ईयर 1963 के दौरान अयातुल्लाह खुमैनी ने अपने स्पीचेस शुरू किए। देखिए, ये जो स्पीचेस होते थे ये बहुत ही मैनिपुलेटिव होते थे। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस टर्म यूज़ किया जाता था, जैसे कि सिर्फ अल्लाह को ही कानून बनाने का हक है, ना कोई संविधान, ना ही कोई राजा। इन स्पीचेस को ईरान के जनता और स्टूडेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला। यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था। इसी बीच राजा कैंसर का बहाना बना के यूएस भाग जाता है एंड अप्रैल 1979 में अयातुल्लाह खुमैनी को 98% वोट मिलता है एंड ईरान ऑफिशियली एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है।
देखिए, खुमैनी के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान में यूएसए के अगेंस्ट आइडियोलॉजी फैलने लगी। ईरान ने 4 नवंबर 1979 में यूएस एम्बेसी तेहरान में घुसकर कंट्रोल ले लिया। 52 अमेरिकन्स को 444 दिन तक होस्टेज बना के रखा। यहाँ से यूएसए, इजराइल और बाकी 13 मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने ईरान को बॉयकॉट करना शुरू किया। आए दिन यूएसए ईरान पर अटैक करता रहता था। यूएसए ने डॉलर का मोनोपोली यूज करके सारे दूसरे देशों को ये वार्निंग दे दी कि अगर किसी ने ईरानियन ऑयल खरीदा तो उस पर वो सैंक्शंस लगा देगा। नतीजा, जहां ईरान पहले 2.5 मिलियन बैरल ऑयल्स पर डे एक्सपोर्ट करता था, वो सिर्फ 0.4 रह गया। यूएसए ने ईरान पर सैंक्शंस लगा कर उसकी इकोनॉमी को डेड कर दिया। इसीलिए आज एक यूएस डॉलर 13 लाख ईरानियन रियाल के बराबर है। देखिए, ईरान के सारे प्रॉब्लम्स का बस एक ही सॉल्यूशन है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर डिटररेंस कोई भी 2 न्यूक्लियर पावर देश को लड़ने नहीं दिया जाता। अभी का करंट सिनेरियो ऐसा है कि एटम बम बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है यूरेनियम एनरिचमेंट, जहां नेचुरल यूरेनियम 238 को एनरिच करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है। ईरान अब तक 60% यूरेनियम एनरिच कर चुका है, पर आए दिन यूएस एजेंसी और इजरायली एजेंसी ईरान के साइंटिस्ट को मरवा देती है, जिसकी वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले हो रहा है। देखिए, अभी 28 फरवरी को हुए स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमीनाई को मार दिया गया है और 8 मार्च को ईरान ने अली खमीनाई के बेटे मुज्तबा खमीनाई को अपना नया सुप्रीम लीडर बनाया। सेम वही सिस्टम, ओनली अल्लाह's लॉ। बाकी आपका इस वॉर के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट में शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।